नई कविता का आरंभ कब से माना जाता है? नई कविता का आरंभ कब से माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 1954 ईस्वी से जगदीश गुप्त की पत्रिका नई कविता के प्रकाशन से। मित्रों याद रखिएगा कि जो नई कविता आंदोलन है, इसका नई कविता को आंदोलन का रूप देने का श्रेय जगदीश गुप्त को जाता है। इसलिए उनकी जो नई कविता पत्रिका है, उन्होंने एक पत्रिका निकाली थी जिसका नाम था नई कविता। उसके प्रकाशन से ही नई कविता का आरंभ माना जाता है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने पहली बार नई कविता शब्द का प्रयोग कब किया? यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने नई कविता शब्द का प्रयोग कब किया? तो इसका सही उत्तर होगा 1952 ईस्वी में इलाहाबाद रेडियो वार्ता में। मित्रों याद रखिएगा कि दूसरे सप्तक यानी 1951 की कविताओं को नई कविता का नाम से संबोधित किया जाने लगा था। यानी जो दूसरा सप्तक 1951 में प्रकाशित हुआ और उसमें जो कविताएं लिखी गई थी, उन कविताओं को नई कविता कहा जाने लगा था। लेकिन अगर प्रमुख रूप से बात करें तो 1952 ईस्वी में इलाहाबाद से प्रसारित रेडियो वार्ता में अज्ञेय ने पहली बार नई कविता शब्द का प्रयोग किया था। बात करें अगले तथ्य की, यानी अज्ञेय ने जो पहली बार 1952 में रेडियो वार्ता में नई कविता का उल्लेख किया था, जो बाद में नए पत्ते पत्रिका में जनवरी फरवरी 1953 ईस्वी में नई कविता शीर्षक से प्रकाशित हुई थी। मित्रों याद रखिएगा कि 1952 में अज्ञेय ने पहली बार नई कविता शब्द का उल्लेख किया, जो आगे चल कर के नए पत्ते नामक पत्रिका में जनवरी फरवरी 1953 के अंक में ये प्रकाशित हो गई थी। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। 1944 ईस्वी में स्थापित कौन सी संस्था नए लेखकों के लिए साहित्यिक संस्था थी? यानी 1944 में एक संस्था स्थापित हुई थी और वह जो संस्था है ये नए लेखकों के लिए एक साहित्यिक संस्था थी। उस संस्था का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा परिमल। मित्रों याद रखिएगा कि परिमल संस्था की स्थापना 1944 में की गई थी और इस संस्था का मुख्य उद्देश्य था नई कविता के विकास और प्रचार प्रसार में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाना। बात करें अगले तथ्य की, इस संस्था द्वारा फरवरी 1953 ईस्वी में शंभुनाथ सिंह की अध्यक्षता में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ओरिएंटल हॉल में एक नई कविता विषय के विचार पर गोष्ठी का आयोजन करवाया गया था। आप याद रखिएगा कि जो परिमल संस्था थी इसके द्वारा एक गोष्ठी रखी गई थी। वो कब रखी गई? 19 फरवरी 1953 ईस्वी में। और इस गोष्ठी का प्रमुख विषय था नई कविता के ऊपर विचार विमर्श करना। और मित्रों याद रखिएगा कि इस गोष्ठी में जगदीश गुप्त, रामस्वरूप चतुर्वेदी और भारत भूषण अग्रवाल ने नई कविता के विविध पक्षों पर विस्तार से चर्चा की थी। अब बात करें अगले प्रश्न की। मार्च 1953 में नए पत्ते पत्रिका में प्रकाशित नई कविता के रूप विधान और वस्तु तत्व निबंध किसका है? यानी मार्च 1953 में नए पत्ते पत्रिका में प्रकाशित नई कविता के रूप विधान और वस्तु तत्व निबंध किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा भारत भूषण अग्रवाल का। अगला प्रश्न की यानी अगले प्रश्न की हम चर्चा करें तो नई कविता श्रोता के दृष्टिकोण से, यानी नई कविता श्रोता के दृष्टिकोण से निबंध के लेखक कौन है? मित्रों याद रखिएगा कि जो गोष्ठी हुई थी 1953 में परिमल पत्रिका में जो गोष्ठी हुई थी, उसके बाद में जगदीश गुप्त, रामस्वरूप चतुर्वेदी, भारत भूषण अग्रवाल और भी अनेक विद्वानों ने नई कविता पर अपने अपने लेख या अपने अपने निबंध लिखे थे। तो नई कविता श्रोता के दृष्टिकोण से यह निबंध किसने लिखा? तो इसका सही उत्तर होगा ब्रजेश्वर शर्मा। बात करें आज के अगले प्रश्न की। अगस्त 1953 में कल्पना पत्रिका प्रकाशित, यानी
अगस्त 1953 में कल्पना पत्रिका में प्रकाशित नई कविता में मुक्त छंद लेख के रचयिता कौन है? मित्रों याद रखिएगा कि नई पत्ते ये पत्रिका अलग थी और उसमें तो भारत भूषण अग्रवाल का निबंध छपा था, लेकिन अगस्त 1953 में कल्पना पत्रिका में एक लेख लिखा गया था नई कविता में मुक्त छंद। इस निबंध के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा रामस्वरूप चतुर्वेदी। अगला प्रश्न, किसने नई कविता को प्रयोगवाद का ही विकसित रूप माना है? यानी किसने नई कविता को प्रयोगवाद का ही विकसित रूप माना है? तो इसका सही उत्तर होगा मुकुटधर पांडेय ने। मित्रों याद रखिएगा कि मुकुटधर पांडेय ने नई कविता को प्रयोगवाद का ही विकसित रूप माना है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। गिरिजा कुमार माथुर एवं बालकृष्ण राव ने छायावाद के पश्चात लिखी गई समस्त कविताओं को क्या नाम दिया है? गिरिजा कुमार माथुर एवं बालकृष्ण राव ने छायावाद के पश्चात लिखी गई समस्त कविताओं को क्या नाम दिया? तो इसका सही उत्तर होगा नई कविता। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। किसने नई कविता को प्रयोगवाद का छद्म रूप कहा है? मित्रों याद रखिएगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये पंक्ति आपसे परीक्षा में पूछी भी जा सकती है कि किसने नई कविता को प्रयोगवाद का छद्म रूप कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा नामवर सिंह एवं रामविलास शर्मा। अगले प्रश्न की बात करें तो लघु मानव के बहाने नई कविता पर एक बहस, लघु मानव के बहाने नई कविता पर एक बहस निबंध के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा विजय देव नारायण शाही। अब बात करें अगले प्रश्न की। नई कविता का आत्मसंघर्ष, नई कविता का आत्मसंघर्ष लेख के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा मुक्तिबोध। और मित्रों आप सभी से एक प्रश्न कि मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है? यानी मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है? तो आप इस प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। छायावाद के पतन के एकदम बाद 1937 ईस्वी से ही नई कविता का आरंभ हो गया था, ऐसा किसने माना है? यानी छायावाद के पतन के एकदम बाद 1937 से ही नई कविता का आरंभ हो गया था, ऐसा किसने माना है? या ये मानने वाले विद्वान कौन है कि 1937 के यानी जैसे ही छायावाद का अंत हुआ उसी समय से ही नई कविता का आरंभ हो गया था? तो इसका सही उत्तर होगा नंद दुलारे वाजपेयी और बालकृष्ण राव। मित्रों याद रखिएगा कि नंद दुलारे वाजपेयी और बालकृष्ण राव ने कहा है कि जैसे ही छायावाद का पतन हुआ 1936 में, तो 1937 के बाद में जो भी कविताएं लिखी गई उन कविताओं को नई कविता का नाम दिया गया। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। लक्ष्मीकांत वर्मा ने नई कविता का आरंभ कब से माना है? मित्रों नई कविता के विषय में विभिन्न विद्वानों के मत भी अलग अलग है। तो लक्ष्मीकांत वर्मा ने नई कविता का आरंभ कब से माना है? तो इसका सही उत्तर होगा 1951 में दूसरे सप्तक के प्रकाशन से। मित्रों याद रखिएगा कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ने जो दूसरा सप्तक निकाला था 1951 में, उसी से नई कविता का आरंभ लक्ष्मीकांत वर्मा ने माना है। अगला प्रश्न, नई कविता प्रगतिवाद और प्रयोगवाद दोनों की विरासत से निर्मित संश्लेषण की कविता है, यह किसका कथन है? यानी नई कविता प्रगतिवाद और प्रयोगवाद दोनों की विरासत से निर्मित संश्लेषण की कविता है, यह किसका कथन है? तो इसका सही उत्तर होगा गिरिजा कुमार माथुर और रामस्वरूप चतुर्वेदी। बात करें आज के अगले प्रश्न की। डॉक्टर रामविलास शर्मा नई कविता की शुरुआत कब से मानते हैं? डॉक्टर रामविलास शर्मा नई कविता की शुरुआत कब से मानते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 1954 में नई कविता नामक पत्रिका के प्रकाशन से। मित्रों याद रखिएगा
डॉक्टर रामविलास शर्मा नई कविता की शुरुआत 1954 में नई कविता नामक पत्रिका जिसका प्रकाशन डॉक्टर जगदीश गुप्त ने किया था से मानते हैं। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। नई कविता संपूर्ण जीवन की कविता है, केवल महिमाशाली अंशों तक वह अपने को सीमित नहीं रखती। यानी नई कविता संपूर्ण जीवन की कविता है, केवल महिमाशाली अंशों तक वह अपने को सीमित नहीं रखती। यह किसका कथन है? तो इसका सही उत्तर होगा रामस्वरूप चतुर्वेदी। अगला प्रश्न, कविता में नवीनता की उत्पत्ति सच्ची कविता लिखने की आकांक्षा से होती है। यानी कविता में नवीनता की उत्पत्ति सच्ची कविता लिखने की आकांक्षा से होती है। नई कविता के विषय में यह कथन किस आलोचक का है? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर जगदीश गुप्त का। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। नई कविता पुराने और नए मानव मूल्यों के टकराव से उत्पन्न तनाव की कविता है। नई कविता पुराने और नए मानव के या नए मानव मूल्यों के टकराव से उत्पन्न तनाव की कविता है। यह किसका कथन है? तो इसका सही उत्तर होगा धर्मवीर भारती का। अगला प्रश्न, प्रयोगवाद की भूलों का सुधार ही नई कविता है। यानी प्रयोगवाद की भूलों का सुधार ही नई कविता है। यह पंक्ति किसकी है? तो इसका सही उत्तर होगा नरेश कुमार मेहता। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न है नई कविता के प्रमुख कवि कौन कौन है? नई कविता के प्रमुख कवि कौन कौन है? तो मित्रों, सबसे पहले कवि की बात करें तो भवानी प्रसाद मिश्र। यानी नई कविता के प्रमुख कवियों में पहले कवि भवानी प्रसाद मिश्र है, जिनका समयकाल 1914 से लेकर के 1985 तक रहा। यानी 1914 में इनका जन्म हुआ, 85 में इनका निधन हुआ। दूसरे कवि की बात करें तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। और मित्रों, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म 1927 ईस्वी में हुआ और 1983 ईस्वी में इनका निधन हो गया था। अब बात करें कुंवर नारायण, और कुंवर नारायण का जन्म 1927 में हुआ और 2017 में इनका निधन हो गया था। अगले कवि की बात करें तो केदारनाथ सिंह। नई कविता के जो अगले कवि हैं केदारनाथ सिंह, इनका जन्म 1934 से 2018 में इनका निधन हो गया था। बात करें अगले प्रश्न की, अगले कवि हैं दुष्यंत कुमार, और दुष्यंत कुमार का जन्म 1933 में हुआ, 1975 में इनका निधन हो गया था। विजय देव नारायण शाही, यानी नई कविता के अगले कवि विजय देव नारायण शाही है, जिनका जन्म 1924 में हुआ और 1982 में इनका निधन हो गया था। अगले कवि की बात करें तो मदन वात्स्यायन, और मित्रों याद रखिएगा कि मदन वात्स्यायन का जन्म 1922 ईस्वी में हुआ और 2004 में इनका निधन हो गया। अगले कवि की बात करें तो डॉक्टर जगदीश गुप्त, और डॉक्टर जगदीश गुप्त उनका जन्म 1924 में हुआ और 2001 में इनका निधन हो गया था। अगले कवियों की बात करें तो लक्ष्मीकांत वर्मा, और मित्रों लक्ष्मीकांत वर्मा का जन्म 1922 ईस्वी में हुआ और इनके निधन की निश्चित तिथि मालूम नहीं होने के कारण इनका कहा जाता है कि कई जगह तो मिलता है कि इनका 80 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया था, कई जगह लिखा है इनकी 60 वर्ष की अवस्था में लंबी बीमारी के चलते इनका निधन हो गया था। अगले कवि की बात करें तो श्रीकांत वर्मा, और श्रीकांत वर्मा का जन्म 1931 में हुआ तो इनका निधन 1986 में हुआ। अगले कवि की बात करें कवयित्री कीर्ति चौधरी, और मित्रों आप हमें कमेंट्स में बताइएगा कि कीर्ति चौधरी किस सप्तक की कवयित्री है। यानी कीर्ति चौधरी का संबंध किस सप्तक से है। और मित्रों कीर्ति चौधरी का जन्म 1934 में हुआ और 2001 में इनका निधन हो गया था। महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ? महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा 24 मार्च 1907 ईस्वी को फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में। मित्रों याद रखिएगा कि महादेवी वर्मा का जन्म 24 मार्च 1907 ईस्वी को होली के दिन फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। यानी महादेवी वर्मा का जन्म होली के दिन हुआ था। और मित्रों
कहा जाता है कि इनके परिवार में 200 वर्षों तक लड़की का जन्म हुआ ही नहीं था। तो इनके दादा ने माँ दुर्गा की उपासना की थी, तब जाकर के एक लड़की का जन्म हुआ और उसका नाम था महादेवी। और दादा ने दुर्गा के नाम के कारण ही इनका नाम महादेवी निकाला था, इनके बाबा ने। और निधन की बात करें तो इनका निधन 11 सितंबर 1987 को इलाहाबाद में हुआ था। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। महादेवी वर्मा के माता पिता का नाम क्या था? महादेवी वर्मा के माता पिता का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा, पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा और माता का नाम हेम रानी वर्मा था। और मित्रों, इनके जो पिता थे यह भागलपुर कॉलेज में प्राध्यापक थे। अगला प्रश्न, महादेवी वर्मा का विवाह किसके साथ हुआ था? महादेवी वर्मा का विवाह किसके साथ हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर स्वरूप नारायण वर्मा के साथ में। मित्रों, याद रखिएगा कि 9 वर्ष की अवस्था में ही इनका विवाह डॉक्टर स्वरूप नारायण वर्मा के साथ कर दिया गया था, किंतु महादेवी ने इसे स्वीकार नहीं किया और वो स्वयं अविवाहित कहती थी। और कुछ जगहों पर दृष्टांत मिलता है कि इनकी शादी के बाद इनके पति यानी डॉक्टर स्वरूप नारायण इन्हें लेने ही नहीं आए थे। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। महादेवी वर्मा की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर हुई? महादेवी वर्मा की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर हुई? तो इसका सही उत्तर होगा इंदौर में। मित्रों, याद रखिएगा कि इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई और इलाहाबाद के क्रॉस द वेट विश्वविद्यालय से इन्होंने बीए किया और बाद में संस्कृत से इन्होंने एमए किया था। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। महादेवी वर्मा ने प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रधानाचार्य के रूप में सेवा कब दी? महादेवी वर्मा ने प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रधानाचार्य के रूप में सेवा कब दी? तो इसका सही उत्तर होगा 1932 ईस्वी में। अगला प्रश्न, महादेवी वर्मा प्रयाग महिला विद्यापीठ की उपकुलपति कब बनी? महादेवी वर्मा प्रयाग महिला विद्यापीठ की उपकुलपति कब बनी? तो इसका सही उत्तर होगा 1960 ईस्वी में। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। महादेवी वर्मा के उपनाम क्या क्या हैं? महादेवी वर्मा के उपनाम क्या क्या है, या फिर महादेवी वर्मा को किन किन उपनामों से भी जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा छायावाद की दुर्गा या शक्ति। यानी महादेवी वर्मा को छायावाद की दुर्गा या शक्ति भी कहा जाता है और ये नाम महादेवी वर्मा को डॉक्टर कृष्णदेव झारी ने दिया था। मित्रों, आप सभी से एक प्रश्न कि छायावाद के जो 4 स्तंभ कहे जाते हैं, तो छायावाद का ब्रह्मा किसे कहा जाता है, छायावाद का विष्णु किसे कहा जाता है और छायावाद का रुद्र किसे कहा जाता है? इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आप हमें कमेंट्स में दीजिए। अगले उपनाम की बात करें तो वेदना की कवयित्री। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि वेदना की कवयित्री किसे कहा जाता है, तो इसका उत्तर होगा महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा महादेवी वर्मा। रहस्यवादी कवयित्री और रहस्यवादी कवयित्री, मित्रों ये शब्द गलत लिख गया है, कवयित्री तो ये रहस्यवादी कवयित्री के नाम से किसे जाना जाता है? तो महादेवी वर्मा। और हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी, यानी हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी के नाम से किसे जाना जाता है? तो भी इसका सही उत्तर होगा महादेवी वर्मा। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। महादेवी वर्मा को कल्याणी प्रतिभा मई देवी जी यानी महादेवी वर्मा को कल्याणी प्रतिभा मई देवी जी एवं हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती किसने कहा? यानी महादेवी वर्मा को कल्याणी प्रतिभामयी देवी जी और हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती या वीणा पाणी किसने कहा? तो इसका सही उत्तर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला।
अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। महादेवी वर्मा ने कौन कौन से पत्रों का संपादन कार्य किया? यानी महादेवी वर्मा ने कौन कौन से पत्रों का संपादन कार्य किया? तो इसका सही उत्तर होगा चांद पत्रिका, साहित्यकार पत्रिका और विश्व वीणा। यानी महादेवी वर्मा ने 3 पत्रों का संपादन कार्य किया, जिसमें चांद, साहित्यकार और विश्व वीणा। और मित्रों याद रखिएगा कि जो विश्व वीणा है इसमें महादेवी वर्मा ने युद्ध अंक का संपादन कार्य किया था। अब बात करें अगले प्रश्न की। महादेवी वर्मा ने 1944 ईस्वी में हिंदी लेखकों की सहायता से किस संस्था की स्थापना की? यानी महादेवी वर्मा ने 1944 ईस्वी में हिंदी लेखकों की सहायता से किस संस्था की स्थापना की? तो इसका सही उत्तर होगा साहित्यकार संसद। अगला प्रश्न, महादेवी वर्मा द्वारा रचित गीतों या कविताओं की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? महादेवी वर्मा द्वारा लिखित कितने यानी रचित गीतों या कविताओं की संख्या कितनी मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा 236। अब बात करें अगले प्रश्न की। महादेवी वर्मा को कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त हुए? महादेवी वर्मा को कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त हुए? तो मित्रों महादेवी वर्मा को प्राप्त पुरस्कारों की चर्चा करें तो सीताराम के शैक्षरिया पुरस्कार यानी सीताराम शैक्षरिया पुरस्कार महादेवी वर्मा को किस रचना पर प्राप्त हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा नीरजा रचना पर। अगले पुरस्कार की बात करें तो द्विवेदी पदक, और महादेवी वर्मा को जो द्विवेदी पदक है ये किस रचना पर प्राप्त हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा स्मृति की रेखाएं। अगले पुरस्कार की बात करें तो भारत भारती पुरस्कार, यानी महादेवी वर्मा को भारत भारती पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। अगले प्रश्न की बात करें तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो 1982 में मिला ये उन्हें किस रचना पर प्राप्त हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा यामा रचना पर। या फिर प्रश्न पूछ लिया जाए महादेवी वर्मा को यामा रचना के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगले पुरस्कार की बात करें तो मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार, यानी महादेवी वर्मा को मंगला प्रसाद पारितोषिक कब किस रचना पर मिला? तो इसका सही उत्तर होगा यामा रचना पर। अगले पुरस्कारों की बात करें तो पद्म भूषण, महादेवी वर्मा को पद्म भूषण कब प्राप्त हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा 1956 ईस्वी में। अगला प्रश्न, पद्म विभूषण यानी महादेवी वर्मा को पद्म विभूषण कब प्राप्त हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा 1988 ईस्वी में। और मित्रों 2 प्रश्न और आपको बता दें कि महादेवी वर्मा का 1954 में साहित्य अकादमी के संस्थापक सदस्य के रूप में भी योगदान रहा है, और यह 1952 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य के रूप में भी मनोनीत हुई थी। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। महादेवी वर्मा द्वारा संपादन एवं चयन रचनाएं, यानी महादेवी वर्मा द्वारा वे रचनाएं जिनका इन्होंने संपादन किया या फिर उन रचनाओं का चयन करके उन्हें संकलित किया है। तो मित्रों सबसे पहली रचना की बात करें तो बंग दर्शन। मित्रों ये बांग हो गया है तो आप इसे बंग याद रखिएगा। तो महादेवी वर्मा द्वारा संपादित या संपादन और चयन रचनाओं की चर्चा करें तो सबसे पहली रचना है बंग दर्शन, जो 1943-44 में उन्होंने संपादित की थी। और इस रचना में बंगाल के काल से संबंधित, यानी बंगाल में जो अकाल पड़ा था, ये काल नहीं ये अकाल है, बंगाल के अकाल से संबंधित कविताओं, चित्रों और रेखांकनों का इसमें संकलन किया गया है। अगली रचना की बात करें तो अपरा, जो उन्होंने 1948 में संपादित की थी। और मित्रों निराला की कविताओं का चयन किया है, यानी इन्होंने अपरा नाम से जो 1948 में संपादित रचना है इसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो कविताएं हैं उसका संपादन किया है। और अगली रचना की बात करें तो हिमालय, और ये 1963 में संपादित रचना है। हिमालय पर लिखित कविताओं का संकलन है।
अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। महादेवी वर्मा के प्रमुख काव्य संग्रह कौन कौन से हैं? महादेवी वर्मा के प्रमुख काव्य संग्रह कौन कौन से हैं? तो इसका मित्रों, महादेवी वर्मा के जितने भी काव्य संग्रह हैं उन सभी को मैंने यहाँ पर लिया है और उनका जो प्रकाशन तिथि है वह भी सामने लिखी हुई है। तो आप इनके काव्य संग्रहों के नाम और उनके प्रकाशन तिथि को अच्छे से याद रखिएगा। तो मित्रों, सबसे पहले काव्य संग्रह की बात करें तो निहार, जो 1930 में प्रकाशित हुआ था। अगले काव्य संग्रह की बात करें तो रश्मि, जो 1932 में प्रकाशित हुआ। इससे अगली रचना की बात करें तो नीरजा, जो 1935 में प्रकाशित हुई। सांदे गीत, जो 1936 में प्रकाशित रचना है। और यामा, जो 1948 में प्रकाशित काव्य संग्रह है। और अगले काव्य संग्रहों की बात करें तो दीपशिखा, जो 1942 में प्रकाशित हुई। और सप्तपर्णा, यानी सप्तपर्णा, जो 1960 में प्रकाशित हुई और यह एक अनुदित कृति है। संधिनी, यानी महादेवी वर्मा के जो प्रमुख काव्य संग्रह है उनमें एक है संधिनी, जो 1965 में प्रकाशित हुई। और अंतिम काव्य संग्रह की बात करें तो प्रथम आयाम, जो 1984 में प्रकाशित हुआ था। अब बात करें अगले प्रश्न की। महादेवी वर्मा को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला? महादेवी वर्मा को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला? तो इसका सही उत्तर होगा 1982 ईस्वी में यामा रचना पर। और मित्रों, याद रखिएगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली ये क्रम से 18वीं महिला थी। और हिंदी में बात करें तो ये, अगर वैसे क्रम से देखें इनको, तो ये 18वें नंबर की ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला थी। महिला नहीं, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करता। और महिला के हिसाब से देखें तो ये प्रथम महिला है जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला कौन है, या ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन है, तो फिर से सही उत्तर होगा महादेवी वर्मा। और मित्रों, याद रखिएगा कि यामा में महादेवी वर्मा का जो काव्य संग्रह है यामा, इसमें निहार, रश्मि, नीरजा और सांदे गीत, जो चारों काव्य संग्रह है, इनकी प्रमुख कविताओं का संकलन है। और इसमें कुल 185 कविताएं हैं मित्रों। यानी निहार, रश्मि, नीरजा और सांदे गीत, ये 4 अलग अलग काव्य संग्रह है। और इन चारों काव्य संग्रहों को एक करके जो रचना लिखी गई, जो बड़ी रचना लिखी गई, उसका नाम है यामा। और यामा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। और अगर इनमें हम कविताओं की बात करें तो इसमें कुल 185 कविताएं हैं। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। महादेवी वर्मा के प्रमुख निबंध संग्रह कौन कौन से हैं? महादेवी वर्मा के प्रमुख निबंध संग्रह कौन कौन से हैं? तो इसका सही उत्तर होगा श्रृंखला की कड़ियाँ, जो 1942 में प्रकाशित हुई। यानी ये सारे के सारे निबंध संग्रह है। तो श्रृंखला की कड़ियाँ जो 1942 में प्रकाशित हुई। और मित्रों, याद रखिएगा कि यह एक समस्या मूलक निबंधों का संग्रह है। इस निबंध श्रृंखला में, यानी इस निबंध संग्रह में भारतीय नारी की विषम परिस्थितियों को धुंधली रेखाओं का स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। अगले निबंध संग्रह की बात करें तो विवेचनात्मक गद्य, जो 1942 में प्रकाशित हुई। अगले निबंध संग्रह की चर्चा करें तो क्षणदा, जो 1956 में प्रकाशित हुआ। और मित्रों, जो क्षणदा निबंध संग्रह है, यह एक ललित निबंधों का संग्रह है जिसमें यात्रा वर्णनों के अलावा कला और साहित्य के विविध पक्षों को प्रस्तुत किया गया है। अगले निबंध संग्रह की बात करें तो संकल्पिता, जो 1968 में प्रकाशित हुआ। और फिर है संभाषण। और मित्रों, संकल्पिता जो 1968 में प्रकाशित हुआ, इसमें महादेवी वर्मा ने भारतीय वाङ्मय, संस्कृति, राष्ट्रभाषा, राष्ट्रीयता और साहित्यकार, साहित्य तथा समाज के विषय में विचार विमर्श किया है। फिर है संभाषण, जो 1975 में प्रकाशित हुआ।
और इनके अंतिम जो निबंध संग्रह है भारतीय संस्कृति के स्वर, जो 1984 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न, महादेवी वर्मा द्वारा लिखित समस्यात्मक निबंधों का संग्रह किसमें किया गया है? यानी महादेवी वर्मा द्वारा रचित समस्यात्मक निबंधों का संग्रह किसमें किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा श्रृंखला की कड़ियां। अगला प्रश्न, महादेवी वर्मा के संस्मरणात्मक रेखा चित्र कौन कौन से हैं? महादेवी वर्मा के संस्मरणात्मक रेखा चित्र कौन कौन से हैं? तो मित्रों, महादेवी वर्मा के द्वारा 4 संस्मरणात्मक रेखा चित्र लिखे गए, जिनमें अतीत के चलचित्र जो 1941 में प्रकाशित हुई। यानी महादेवी वर्मा के द्वारा जो संस्मरणात्मक रेखा चित्र लिखे गए उनमें सबसे पहला है अतीत के चलचित्र, जो 1941 में प्रकाशित हुई। और मित्रों, इसके बाद में बात करें तो स्मृति की रेखाएं, जो 1943 में प्रकाशित हुई। इसके बाद में पथ के साथी, जो 1956 में प्रकाशित है। और इसके बाद में है मेरा परिवार, जो 1972 में प्रकाशित हुई। और मित्रों, जो अतीत के चलचित्र संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, ये 1941 में प्रकाशित हुआ था और इसमें 11 चरित्रों का परिचय दिया गया है। अगली रचना की बात करें तो स्मृति की रेखाएं, और इसमें कुल अगर आपकी स्मृति की रेखाओं की हम चर्चा करें तो इसमें 7 रेखा चित्रों का संकलन किया गया है। पथ के साथी में देखें तो इसमें कुल 11 संस्मरणों का परिचय दिया गया है। और मित्रों, मेरा जो परिवार रेखा चित्र है या संस्मरण है, इसमें महादेवी वर्मा ने मानवेतर प्राणियों को आधार बना करके, यानी इन्होंने जितने भी जानवर पाल रखे थे उनको मानवेतर प्राणियों को, इन्हें मानव से हट करके जो प्राणी थे उनको आधार बना करके उनके साथ करुणा, प्रेम और आत्मीयता से भरे हुए संस्मरण लिखे हुए हैं। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। मेरा परिवार संस्मरण संग्रह में कौन कौन से संस्मरण संकलित है? यानी मेरा परिवार, इसमें महादेवी वर्मा ने अपने जितने भी, इस संस्मरण में महादेवी जी ने जीव जंतुओं एवं पशु पक्षियों के इतने सुंदर फलों को उभारा है, जिसकी उनमें पाठक शुरू से अंत तक जुड़ा रहता है। और सबसे पहले मेरा परिवार में संकलित जो संस्मरण है उसका नाम है नीलकंठ। और मित्रों याद रखिएगा, नीलकंठ, इसमें एक मोर की कहानी दी हुई है। और गिल्लू की बात करें तो महादेवी वर्मा ने इस संस्मरण में गिलहरी के छोटे बच्चे की कहानी दी हुई है। सोना की बात करें तो महादेवी वर्मा के द्वारा एक पालतू जो हिरनी थी उसका नाम सोना था, और उस पर इन्होंने सोना के ऊपर संस्मरण लिखा है। दुर्मुख संस्मरण में इन्होंने एक खरगोश का वर्णन किया है। तो गोरा, जो महादेवी वर्मा ने गाय पाली थी और उसकी जो हृदय को चीरने वाली, हृदय विदारक मृत्यु को लेकर के इन्होंने गोरा गाय पर एक संस्मरण लिखा। नीलू की बात करें तो इसमें एक कुत्ते का वर्णन किया गया है। और निक्की की बात करें तो निक्की एक नेवले का बच्चा महादेवी वर्मा को अपने मकान की पीछे खिड़की से मिला था, उसको लेकर के रचना की हुई है। रोजी की बात करें तो ये इस पर महादेवी वर्मा ने कुतिया, यानी इन्होंने जो कुतिया पाल रखी थी उसका वर्णन है। रानी की बात करें तो इसमें उन्होंने एक अपनी पालतू घोड़ी का वर्णन किया है। अगले प्रश्न की बात करें तो स्मृति की रेखाएं रेखा चित्र संग्रह में किसका वर्णन किया गया है? यानी स्मृति की रेखाएं रेखा चित्र में महादेवी वर्मा ने किसका वर्णन किया है? तो इसका सही उत्तर होगा महिला एवं दलित वर्ग का। यानी महिला एवं दलित वर्ग का वर्णन महादेवी वर्मा ने स्मृति की रेखाओं में किया, जो 1943 में प्रकाशित हुआ था। इसमें 7 रेखा चित्रों का संकलन किया गया है। और मित्रों, वो 7 रेखा चित्र कौन कौन से हैं? एक भक्तिन, जो इनकी एक नौकरानी थी, चीनी फेरी वाले वस्त्र विक्रेता, जंग बहादुर, मुन्नू, और अगले जो संस्मरण है मुन्नू और ठकुरी, बाबा, बिबिया, धोबिन और गुंगिया, ये 7 संस्मरण इन्होंने अपनी स्मृति की रेखाओं में
दिया गया है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। महादेवी वर्मा ने अपने संपर्क में आए साथियों और लेखकों का परिचय किसमें किया है? यानी महादेवी वर्मा ने अपने संपर्क में, यानी अपने संपर्क में आए जितने भी साथी थे या उनके परिचय या इनके संपर्क में जितने भी लेखक आए उनका परिचय किसमें किया है? तो इसका सही उत्तर होगा पथ के साथी संस्मरणात्मक रेखा चित्र में, और ये 1956 में प्रकाशित हुआ था। और मित्रों, संस्मरणात्मक रेखा चित्र पथ के साथी में कुल 11 संस्मरण है, जिनमें सबसे पहले प्रणाम जो रविंद्रनाथ ठाकुर पर लिखा हुआ है। दद्दा के नाम से इन्होंने मैथिली शरण गुप्त का संस्मरण लिखा है। निराला भाई में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का परिचय दिया है। और स्मरण प्रेमचंद में इन मुंशी प्रेमचंद के विषय में लिखा। प्रसाद के विषय में प्रसाद जो संस्मरण है, इस पर जयशंकर प्रसाद का परिचय दिया है। तो सुमित्रा नंदन पंत का इन्होंने लिखा। सुभद्रा कुमारी चौहान, राजेंद्र बाबू और पुण्य स्मरण, इसमें इन्होंने महात्मा गांधी का संस्मरण लिखा है। यानी महात्मा गांधी से जब ये मिली और उनके साथ कुछ जो पल बिताए थे उसका वर्णन इन्होंने पुण्य स्मरण में किया है। जवाहर भाई में इन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू पर संस्मरण लिखा है। तो संत राजर्षि, इसमें पुरुषोत्तम दास टंडन का संस्मरण दिया हुआ है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा को कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त हुए? डॉक्टर रामकुमार वर्मा को कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त हुए? तो मित्रों, इनको प्राप्त पुरस्कारों की बात करें तो सबसे पहले पुरस्कार प्राप्त हुआ इनको देव पुरस्कार। और मित्रों, इनको यानी डॉक्टर रामकुमार वर्मा को जो देव पुरस्कार है ये चित्रलेखा काव्य संग्रह पर प्राप्त हुआ था। तो यहाँ से दो प्रश्न बन गए कि डॉक्टर रामकुमार को सबसे पहले कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो देव पुरस्कार। किस रचना पर? तो चित्रलेखा काव्य संग्रह पर। और ये भी याद रखिएगा कि चित्ररेखा जो रचना है यह किस प्रकार की विधा में है? तो ये काव्य संग्रह है। अगले पुरस्कार की बात करें तो अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन पुरस्कार, यानी डॉक्टर रामकुमार वर्मा को अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा सप्तकिरण एकांकी पर, यानी सप्तकिरण रचना पर प्राप्त हुआ। और सप्तकिरण जो रचना है ये एकांकी विधा में रचित रचना है। अगले पुरस्कार की बात करें तो मध्य प्रदेश शासन परिषद का प्रथम पुरस्कार, यानी मध्य प्रदेश शासन परिषद का जो प्रथम पुरस्कार है वह डॉक्टर रामकुमार वर्मा को किस रचना पर प्राप्त हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा विजय पर्व पर। और मित्रों, याद रखिएगा कि विजय पर्व डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा लिखित नाटक है, यानी ये नाटक विधा में रचित रचना है। अगला प्रश्न, डॉक्टर रामकुमार वर्मा यानी डॉक्टर वर्मा का कवि व्यक्तित्व द्विवेदी युगीन प्रवृत्तियों से उदित होकर छायावाद क्षेत्र में मूल्यवान उपलब्धि सिद्ध हुआ। यह पंक्ति किसकी है? यानी डॉक्टर वर्मा का जो कवि व्यक्तित्व है ये द्विवेदी युगीन प्रवृत्तियों से उदय होकर के छायावाद क्षेत्र में मूल्यवान उपलब्धि सिद्ध हुआ। यह पंक्ति किसकी है? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा की रामकुमार वर्मा के प्रति। अगला प्रश्न, सुमित्रा नंदन पंत ने डॉक्टर वर्मा की किस रचना को छायावादी अभिव्यंजना का एक श्रेष्ठ महाकाव्य छायावादी अभिव्यंजना का एक श्रेष्ठ महाकाव्य कहा है? यानी सुमित्रा नंदन पंत ने डॉक्टर रामकुमार वर्मा की किस रचना को छायावादी अभिव्यंजना का एक श्रेष्ठ महाकाव्य कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा एकलव्य काव्य को। यानी एकलव्य काव्य के रचयिता कौन है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा। और एकलव्य काव्य को या काव्य संग्रह को छायावादी अभिव्यंजना का एक श्रेष्ठ महाकाव्य कहा जाता है। और कहा किसने? तो सुमित्रा नंदन पंत ने। अगला प्रश्न, आधुनिक हिंदी एकांकी का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक हिंदी एकांकी का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर रामकुमार वर्मा को।
अगला प्रश्न, डॉक्टर रामकुमार वर्मा की प्रथम एकांकी कौन सी है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा की प्रथम एकांकी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा बादल की मृत्यु। मित्रों याद रखिएगा कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा की अगर प्रथम एकांकी की बात करें तो इनकी प्रथम एकांकी का नाम है बादल की मृत्यु, जो विश्वामित्र पत्रिका में 1930 में प्रकाशित हुई थी। यानी बादल की मृत्यु जो एकांकी है 1930 में जो विश्वामित्र पत्र है उसमें प्रकाशित हुई थी। अब मित्रों बात करें आज के अगले प्रश्न की। डॉक्टर रामकुमार वर्मा की प्रमुख काव्य रचनाएं कौन कौन सी है? यानी डॉक्टर रामकुमार वर्मा की अब बात करेंगे प्रमुख काव्य रचनाओं की। तो इनका सर्वप्रथम जो काव्य है वो वीर हमीर जो 1922 में प्रकाशित हुआ था। और अब दूसरे काव्य की बात करें तो चित्तौड़ की चिता जो 1929 में प्रकाशित हुआ। तो मित्रों एक तो इनकी जो काव्य हैं इनको याद रखिएगा कि इनके कौन कौन से काव्य हैं, क्योंकि आपसे एकांकी भी पूछी जाएगी इनमें से। जैसे डॉक्टर रामकुमार वर्मा के आलोचनात्मक निबंध या आलोचनात्मक रचनाएं आपसे पूछी जा सकती है, या डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा लिखित जो नाटक है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। उनकी किसी भी रचना की विधा आपसे पूछी जा सकती है। तो चित्तौड़ की चिता ये किस विधा में रचित रचना? ये एक काव्य है जो 1929 में प्रकाशित हुआ। अंजलि यानी डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा रचित अंजलि जो काव्य है ये 1930 में प्रकाशित हुआ। अभिशाप की बात करें तो ये 1931 में रचित और प्रकाशित रचना है। अगली रचना की बात करें तो रूप राशि, यह भी 1931 में प्रकाशित हुई। निशीथ की बात करें तो ये 1935 में प्रकाशित रचना है। अगली रचना की बात करें तो चित्रलेखा जो 1936 में प्रकाशित हुई। अगली रचना की बात करें तो चंद्र किरण, यानी अगला जो काव्य है वो है चंद्र किरण जो 1937 में प्रकाशित हुआ। इसके बाद अगली रचना की बात करें तो असंकेत, यानी संकेत जो काव्य है ये 1939 में प्रकाशित हुआ था। अगला काव्य है जौहर, और मित्रों ये जौहर काव्य 1941 में प्रकाशित हुआ। और अगला काव्य है एकलव्य, और एकलव्य जो काव्य ये 1958 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और मित्रों अगला प्रश्न, डॉक्टर रामकुमार वर्मा के प्रमुख एकांकी संग्रह कौन कौन से हैं? डॉक्टर रामकुमार वर्मा की या रामकुमार वर्मा के प्रमुख एकांकी संग्रह कौन कौन से हैं? तो मित्रों सबसे पहले काव्य संग्रह की बात करें तो पृथ्वीराज की आंखें, और पृथ्वीराज की आंखें जो एकांकी है ये 1938 में प्रकाशित हुई थी। अगली रचना की या अगली एकांकी की बात करें तो रेशमी टाई जो 1941 में प्रकाशित हुई। अगली एकांकी है चारू मित्रा जो 1943 में प्रकाशित हुई। अगली एकांकी है विभूति जो 1943 में प्रकाशित है। इसके बाद आगे की जो एकांकी है सप्तकिरण जो 1947 में प्रकाशित हुई। रामकुमार वर्मा द्वारा लिखित कौमुदी महोत्सव जो एकांकी है 1949 में प्रकाशित एकांकी है। इसके बाद है चार ऐतिहासिक एकांकी, यानी चार ऐतिहासिक एकांकियां जो 1950 में प्रकाशित हुई। इसके बाद है रूप रंग जो 1951 में प्रकाशित एकांकी है। इसके बाद में डॉक्टर रामकुमार वर्मा की सबसे प्रसिद्ध एकांकी है दीपदान, और दीपदान जो एकांकी ये 1954 में प्रकाशित एकांकी है। और मित्रों ये दीपदान जो एकांकी है ये चित्तौड़ की महाराणा सांगा की मृत्यु के बाद में पन्ना धाय द्वारा अपने पुत्र की जो बलि दी गई थी चंदन की, उसी के ऊपर लिखी हुई है दीपदान जो एकांकी है 1954 में प्रकाशित हुई। इसके बाद इनकी एकांकी का नाम है बापू जो 1956 में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न, डॉक्टर रामकुमार वर्मा की प्रमुख आलोचनात्मक रचनाएं कौन कौन सी हैं? डॉक्टर रामकुमार वर्मा की प्रमुख आलोचनात्मक रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो मित्रों रामकुमार वर्मा द्वारा लिखित जो सबसे पहले आलोचनात्मक रचना है साहित्य समालोचना,
यानी साहित्य समालोचना के रचयिता डॉक्टर रामकुमार वर्मा, और ये रचना 1929 में प्रकाशित हुई थी। अगली रचनाओं की बात करें तो यानी आलोचनात्मक जो रचना है, कबीर का रहस्यवाद। और कबीर का रहस्यवाद ये डॉक्टर रामकुमार वर्मा का आलोचनात्मक रचना है जो 1930 में प्रकाशित हुई। इसके बाद है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। मित्रों याद रखिएगा, अगर आपसे सीधा प्रश्न भी पूछ लिया जाए कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास कब प्रकाशित हुआ, तो इसका सही उत्तर होगा 1938 ईस्वी में। और मित्रों अब बात करें आज की कक्षा के अंतिम प्रश्न की, और आज का अंतिम प्रश्न है डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा संपादित काव्य संग्रह कौन कौन से हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा संपादित काव्य संग्रह कौन कौन से हैं, तो वर्मा जी द्वारा संपादित जो प्रथम काव्य संग्रह है उसका नाम है हिंदी गीति काव्य। और मित्रों हिंदी गीति काव्य का प्रकाशन 1931 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद अगला जो संपादित रचना है कबीर पदावली, और कबीर पदावली का संपादन इन्होंने 1938 ईस्वी में किया था। और मित्रों अब इनकी अंतिम जो संपादित रचना है आधुनिक हिंदी काव्य, और डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा आधुनिक हिंदी काव्य का संपादन 1939 ईस्वी में किया गया। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिएगा, और हमारे चैनल अपनी पाठशाला बाय बीएन सर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों तक जरूर शेयर कीजिएगा। तथा इस श्रृंखला में अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।